हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस वीडियो से हम मैग्नेटिज्म का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लेंदी भी है, तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे इस चैप्टर से वीडियो आए। तो एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर टॉपिक को पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वंडरफुल टॉपिक कॉल्ड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली चार्ज की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस चैप्टर में पढ़ना है, और उसका बैकग्राउंड जानने से पहले इस चैप्टर में कुछ हम हिस्ट्री ज्योग्राफी, कहने का मतलब कुछ स्टोरी देखेंगे कि कैसे ये चैप्टर की बेसिकली डिस्कवरी हुआ और साइंस में ये चैप्टर कैसे आया। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब तक लोगों को क्या पता था कि यदि मान लो दो मास है, यदि मान लेते हैं कि इधर एक मास है m1 और इधर एक मास है m2, तो दोनों के बीच में एक फील्ड हो जाता है, या किसी भी मास के चारों तरफ जो फील्ड होता है उस फील्ड का नाम उसने रखा था ग्रेविटेशनल फील्ड। थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं, कहानी समझ रहे हैं। कौन सा फील्ड है सर? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये कहानी किसने बताया था? ये न्यूटन सर ने बताया था कि मास के चारों तरफ जो फील्ड होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैट में कुलम्ब ने बताया कि यदि दो चार्ज है, इफ़ वी हैव टू चार्ज Q1 और Q2, तो इसके बीच में जो स्पेस है वो एक फील्ड है, और उस फील्ड का नाम रखा उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या फिर उसी का नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लोगों को ये दो कहानी देख के ऐसा लग रहा था कि दो मैग्नेट के बीच में जो फील्ड होगा, जैसे मान लेते हैं इधर एक मैग्नेट है और यहाँ भी एक मैग्नेट है सर, जैसे दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह दो मैग्नेट में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं सर, नॉर्थ और साउथ पोल। तो इस तरह से यदि दो मैग्नेट है तो इसके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस का नाम क्या होना चाहिए था? मैग्नेटिक फील्ड। और है भी ये, इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? दो मास के बीच में जो फील्ड दिख रहा है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, दो चार्ज के बीच में जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दो मैग्नेट के बीच में जो फील्ड है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी मास अपने तरफ चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है या एक स्पेस क्रिएट कर देता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर देता है? एक स्पेस क्रिएट कर देता है जहां पर उसका इफेक्ट चलता है, उसका ही चलता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा एरिया में यदि कोई कुत्ता आ जाए तो हर कुत्ते का अपना एरिया होता है, और उसके एरिया में यदि दूसरा कुत्ता आ जाए तो क्या होता है? वो भौंकना चालू कर देता है। उसी तरह से मास के चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके सामने यदि कोई दूसरा मास आ गया तो वो उसको अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। ठीक है, चार्ज के सामने क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। सिमिलरली किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है और उसी का नाम है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। या फिर नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्शन होगा, और नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल्सन होगा, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। बट मैग्नेट में भी वही प्रॉपर्टी है जो चार्ज में, यानी मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है और उसको रिपेल भी कर सकता है। तो कहानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और अब तक लोग सोच रहे थे कि जैसे मास के बीच में ग्रेविटेशनल होता है, चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक होता है, उसी तरह दो मैग्नेट के बीच में क्या होना चाहिए था? मैग्नेटिक फील्ड। इतना कहानी तो ये रियली में एग्जिस्ट करता भी है और इतना कहानी लोगों को पता था। बट एक साइंटिस्ट आया और उसका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने एक नया कहानी बताया कि मैग्नेट के वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही है, बट यदि ये चार्ज यदि मोशन में आ जाए, इफ दिस चार्ज इज इन मोशन देन ऑल्सो इट हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा? मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट यदि कोई चार्ज है तो चार्ज भी कैपेबिलिटी रखता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। कंडीशन क्या है? चार्ज मोशन में होना चाहिए। अब ये कैसे आया उसका प्रूफ हम दिखाएंगे कि ओरेस्टेड ने बेसिकली कैसे अचानक से इसके डिस्कवरी हो गया। एक्सीडेंटल डिस्कवरी माना जाता है, वो इसका डिस्कवरी नहीं कर रहा था, अचानक उसका डिस्कवरी हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो ओरेस्टेड का कहना था कि जब चार्ज मोशन में आ जाते हैं तो इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के वजह से, यानी चार्ज यदि मोशन में है तो उसके वजह से मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अब तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपको पता है,
ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा हम पैरामीटर के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में सर? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या लिखोगे सर? तो जैसे स्पेस अराउंड अ गिवन मास इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरह स्पेस अराउंड अ गिवन चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखोगे आप? स्पेस क्रिएटेड अराउंड अ गिवन मैग्नेट, दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ने के लिए मैथमेटिकली हमने एक टर्म डिफाइन किया था जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म डिफाइन किया था जिसका नाम था ई से लिखे थे तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है सर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या इंटेंसिटी बोलो, तो जनरली बुक में इंडक्शन लिखा रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसके सामने यदि कोई दूसरा एक मैग्नेट है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और इसके सामने यदि दूसरा मैग्नेट आ गया तो वो कितना ज़्यादा या कितना कम फोर्स से उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ये किस पे डिपेंडेंट है? इस मैग्नेट के सामने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिटन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और इसी को किससे लिखते हैं सर? इसको लिखते हैं बी वेक्टर से। तो हम बी वेक्टर के बारे में बताएंगे आपको। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस क्रिएटेड अराउंड अ गिवन मैग्नेट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, हर मैग्नेटिक फील्ड का अपना क्या है? स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा फोर्स से किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को वो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए टर्म है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। बी वेक्टर से लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर लिखे थे ई वेक्टर, उसी तरह मैग्नेटिक के लिए क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ गिवन मैग्नेट या फिर मूविंग चार्ज। अभी वो चार्ज की कहानी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बी वेक्टर है सर। अच्छा, यूनिट क्या होगा सर? अच्छा, ये लिख लोगे ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस क्रिएटेड अराउंड अ गिवन क्या? मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या है? इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उसको बी वेक्टर से लिखते हैं। चलो, मजा आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यूनिट ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का यूनिट क्या है सर? बी वेक्टर का यूनिट बताओ। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिट होता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का यूनिट है एसआई यूनिट। इसका लिख रहे हैं बालक, कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट इसका होता है टेस्ला। क्या ला सर? टेस्ला। टेस्ला, ठीक है। शॉर्ट में सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? टी। तो आपको यदि बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बोला 5 टेस्ला है, 2 टेस्ला है, 3 टेस्ला है, इतना है, ठीक है। बट जनरली टेस्ला में नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना, ब्लड के अंदर आयरन पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह रहते हैं। तो आयरन पार्टिकल्स जो है वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं, और आयंस मतलब चार्ज हो गया, और चार्ज जब मूव करता है तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, वैल्यू बहुत ही कम रहता है। अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये सब वैल्यू बहुत ही कम होता है, ठीक है। एक जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, वैसे जगह का नाम है न्यूट्रॉन स्टार प्लैनेट। न्यूट्रॉन स्टार प्लैनेट बोलते हैं उसको, वो सब छोड़ देते हैं, हम यूनिट पे आते हैं। तो बी का यूनिट होता है क्या? टेस्ला, टी से लिखते हैं सब, बट ये एसआई यूनिट है सर। सीजीएस यूनिट क्या है सर? सीजीएस बताओ। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसको बोलते हैं गॉस। सर गॉस लॉ याद है, वही वाला गॉस, ओके। अच्छा, ये गॉस को कैपिटल जी से लिखते हैं सर, समझ रहे हैं क्या जी? कैपिटल जी मतलब गॉस, सीजीएस यूनिट ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ओके। दोनों में क्या रिलेशन है सर? टेस्ला को यदि हमको मान लो गॉस में कन्वर्ट करना है, जैसे तुम न्यूटन और डाइन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द सीजीएस यूनिट, दोनों में रिलेशन होता है। उसी तरह से टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है? तो 1 गॉस आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो देख के बताओ कौन बड़ा है? ऑब्वियसली टेस्ला बड़ा है सर, ठीक है। या उल्टा भी बोल सकते हो, क्या? 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻+4 गॉस, ठीक है। इधर लेके आ जाओ। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन व्हाट? गॉस एंड टेस्ला। 1 गॉस कितने होते हैं? 10⁻⁴
4 टेस्ला होता है। कन्वर्जन यदि आया तो ये समझ में आपको आ गया। ओके, कहानी क्लियर है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है। अब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैसे प्रोड्यूस हुआ और उसका क्या कहानी है वो देखते हैं। इतना पहले प्रिंट कर लो सर, आगे बढ़ें। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। हमको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है किसके वजह से, मूविंग चार्ज के वजह से। मूविंग चार्ज के वजह से, चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसका डिस्कवरी हुआ कैसे बेसिकली, तो इसका डिस्कवरी हो गया ऑरेस्टेड ने किया। ऑरेस्टेड ने बेसिकली एक्सीडेंटली इसका डिस्कवर कर दिया, मतलब वो इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रहा था। ऑरेस्टेड बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। और ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा देखते हैं क्या है सर। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कैसे बताया कि मूविंग चार्ज यानी एक चार्ज यदि मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, वो बताया किसने, ऑरेस्टेड सर ने। तो ऑरेस्टेड बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था और उसके लैब में एक सर्किट बना हुआ था। थोड़ा ध्यान से देखना, ये इस तरह का एक सर्किट बना हुआ था सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट था। इधर एक बल्ब लगा हुआ था और एक स्विच था उसमें इस तरह का, और एक सेल लगा हुआ था कुछ ऐसा। सेल तो समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके आप। ओके, तो सेल लगा हुआ है, ये स्विच है। स्विच अभी क्या है सर, ऑफ है, बल्ब नहीं चल रहा है। ओके, स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दिया। और ऑरेस्टेड आया, उसके लैब में एक टेबल के ऊपर इस तरह का एक सर्किट बना हुआ था। एक टेबल था, टेबल के ऊपर ये सर्किट बना हुआ था। सर्किट में क्या क्या था, एक स्विच था, एक सेल था और एक बल्ब था। ओके, लैब में आता था, बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, कुछ भी डिस्कवरी नहीं कर पा रहा था। डेली आते थे लैब में, स्विच ऑन करते थे, बल्ब को देखते थे, फिर सोचते थे क्या करूं, फंस गया हूं ऐसा नहीं सोचते थे, स्विच ऑन करता था और बल्ब जलना चालू हो जाता था। तो ये सर्किट को वो डेली आके ऑब्जर्व करते थे और कुछ तो फाइंड करना चाहते थे, बट अभी तक तो कुछ नहीं फाइंड कर पा रहा था इलेक्ट्रिसिटी में। बट अचानक क्या हुआ, एक दिन वो उसी टेबल के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास भूल गया। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है सर, वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखता है ना आपको, इस तरह का एक कंपास रहता है और इसमें पॉइंटेड मैग्नेट रहता है कुछ इस तरह का। ओके, ये पॉइंटेड मैग्नेट रहता है और ये एक फ्रिक्शनलेस पॉइंट है। बेसिकली ये एक फ्रिक्शनलेस पॉइंट है और यहाँ पे ये एक पॉइंटेड मैग्नेट इस तरह का रहता है। ओके, ट्रायंगुलर मैग्नेट बोल सकते हो। इसमें नॉर्थ पोल होता है और क्या होता है, साउथ पोल। तो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। तो भूल से क्या हुआ, वो एक दिन एक मैग्नेटिक कंपास उसी टेबल के ऊपर भूल गया जिस टेबल के ऊपर ये सर्किट बना हुआ था। अचानक से दूसरा दिन फिर आया और ऑरेस्टेड ने स्विच ऑन किया, बल्ब जलना चालू हो गया। बल्ब जैसे ही जला, सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो उसने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, अचानक से डिफ्लेक्ट हो गया सर। यानी पहले ये ऐसे था, ये इस तरह से था, अचानक डिफ्लेक्ट हो गया जैसे उसने सर स्विच ऑन किया। फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ किया तो फिर ये वापस आ गया मैग्नेटिक कंपास। फिर से उसने ऑन किया, फिर से ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसको लगा कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर उसने कंक्लूड किया क्या हो रहा है। बेसिकली उसने देखा कि अब जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो ये प्लस टर्मिनल से करंट क्या होगा, बाहर निकलेगा। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस टू माइनस एक्सटर्नल सर्किट में। तो ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही सर्किट में या इस वायर में करंट आ रहा है, इस वायर के आसपास जरूर कोई एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है और उसी इफेक्ट के वजह से ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते गया और ये डिफ्लेक्ट हो रहा था बार बार इस तरह से। ओके, तो उसने फिर क्या सोचा, क्यों ना हम इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दे। तो इसको उसने बना दिया माइनस और इसको उसने बना दिया प्लस। तो फिर क्या देखा, इस बार पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब ये इधर डिफ्लेक्ट होना चालू हो गया, यानी अपोजिट डिफ्लेक्शन होना चालू हो गया। तो इसको देख के उसको लगा कुछ तो हो रहा है। तो फिर उसने क्या किया, पहले वाला सर्किट ले रहे हैं, इधर प्लस और इधर माइनस, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है सर्किट में और इधर डिफ्लेक्शन हो गया। तो उसने क्या कंक्लूड किया, बहुत सोचने के बाद उसने कंक्लूड किया कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी किसी वायर में करंट होता है तो वायर के आसपास एक स्पेस क्रिएट हो जाता है या एक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसी इफेक्ट के वजह से ये जो मैग्नेटिक कंपास है या मैग्नेटिक निडल जो है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब भी कोई वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या हो रहा है, एक फील्ड जनरेट हो रहा है और ऑब्वियसली ये फील्ड मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक कंपास में क्या है सर, मैग्नेट है, तो मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो फील्ड जनरेट हुआ दैट मस्ट बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी यदि वायर है और वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है
तो इसके आसपास क्या होता है, एक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मास है तो मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है, चार्ज है चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। उसी तरह किसी वायर में यदि करंट है तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाता है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। ये उसने कंक्लूड किया। थोड़ा और डीप में गया वो, क्योंकि उसको कुछ लिखना था, थ्योरी लिखना पड़ेगा ना, कंक्लूजन लिखना था आपने, क्या कंक्लूजन ऑफ अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो वो लिखने के लिए क्या बोला, थोड़ा और डीप में जाते हैं। तो बोला कि वायर में करंट फ्लो कैसे होता है, तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज का मोशन हो रहा है। तो जहाँ कहीं भी चार्ज का मोशन हो तो मोशन ऑफ चार्ज, मान लो ऊपर करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर हो रहा होगा, नीचे हो रहा होगा। यानी जहाँ भी चार्ज है और चार्ज में यदि मोशन है तो मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अनदर टाइप ऑफ फील्ड दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक लोगों को क्या पता था, चार्ज यदि रेस्ट में है, इफ वी हैव एनी चार्ज Q1 तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। बट ऑरेस्टेड ने क्या कंक्लूड किया कि वायर में इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज का मोशन हो रहा है, और मोशन ऑफ चार्ज जो है आसपास कौन सा फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसी के वजह से ये मैग्नेट में क्या हो रहा है, या मैग्नेटिक कंपास या निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो उसने कंक्लूड किया, कंक्लूजन क्या निकाला, उसने कंक्लूड किया मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा सर, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इसको हटा दे रहे सर। तो ये कंक्लूजन था इसके एक्सपेरिमेंट का, किसके एक्सपेरिमेंट का, ऑरेस्टेड ने। और फिर से साइंस में आया ये वाला चैप्टर जिसको हमको पढ़ना पड़ रहा है। बहुत ही दुखी होंगे क्यों, ये सब डिस्कवरी हो गया सिलेबस बढ़ गया सर। ओके, बट बहुत इंटरेस्टिंग है कि मूविंग चार्ज जो है, चार्ज जब भी मोशन में है तो उसके आसपास क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो लोगों को अब तक तो ये पता था कि यदि मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ चार्ज की वजह से भी प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कोई भी एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, मान लेते हैं Q चार्ज, और ये किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इसमें मोशन होना चाहिए, रेस्ट में है तो नहीं होगा। यदि ये चार्ज मोशन में है तो इसके आसपास क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये कंक्लूजन था किसका, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी जनरेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये तो बता दिया ऑरेस्टेड ने, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कितना होता है ये बता दिया, ठीक है, लेकिन कितना होता है सर, यानी वैल्यू कितना है वो नहीं बता पाया ऑरेस्टेड सर ने। ओके, तो कंक्लूजन अभी तक क्या निकला उसको हम थोड़ा देखते हैं और इसको हम नोट करके याद रखेंगे सर। ठीक है, तो क्या क्या कंक्लूजन निकला उसको थोड़ा देखते हैं। तो पहला केस निकला यहाँ पे, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज, थोड़ा इसको समझो सर, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज यदि रेस्ट में है तो क्या होता है, चार्ज यदि रेस्ट में है तो उसके आसपास कौन सा फील्ड जनरेट होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये हमको पहले से पता है, केजी क्लास में ही पढ़ चुके हैं तुम। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है सर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिकली बोला जाता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है इसको सर, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है, ये उसके साथ हमेशा रहेगा। जैसे तुम यदि चल रहे हो कहीं लाइट में यदि चल रहे हो तो तुम्हारा शैडो तुम्हारे साथ होगा, छाया तुम्हारे साथ रहने वाला है सर। तो वो क्या है, इनहेरेंट है, मतलब जहाँ तुम वहाँ तुम्हारा शैडो, उसी तरह से जहाँ चार्ज वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। ये कहानी समझ में आ गया। ओके, दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, दूसरे पॉइंट लिख रहे हैं सर, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन कैसा मोशन बालक, यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज है मोशन में, और कैसा मोशन है सर, यूनिफॉर्म मोशन। पता है आपको वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ शुड बी कांस्टेंट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में है,
चार्ज है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा सर। और साथ ही साथ क्या जनरेट होगा, एक और फील्ड जनरेट होगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ऑरेस्टेड ने बताया। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और एज वेल एज क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, बट मोशन रहना चाहिए। अच्छा, तीसरा केस थोड़ा ध्यान से समझो बालक, थर्ड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेटेड चार्ज है, कैसा चार्ज है, एक्सीलरेटेड चार्ज, यानी चार्ज जो है वो मूव तो कर रहा है बट उसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब उसका वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ या प्लेस के साथ चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन यदि आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और यदि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, क्योंकि चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। क्यों सर, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जहाँ चार्ज वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। साथ ही साथ मोशन में है तो क्या जनरेट होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। क्लियर है। बट ये दोनों जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सीलरेशन यदि है चार्ज में तो ये दोनों फील्ड मूव करना चालू कर देगा और उसका नाम है रेडिएशन। क्या नाम है सर, रेडिएशन। तो चार्ज यदि एक्सेलरेशन में है तो उसका नाम हो जाता है रेडिएशन, या इसी को आप नाम जानते हो EM वेव। एक चैप्टर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है। तो ये पूरा 3 कहानी है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से नहीं पढ़ेंगे, किसके वजह से पढ़ेंगे, मोशन ऑफ चार्ज की वजह से। चार्ज में मोशन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, किसने उसके बारे में कितना वैल्यू बताया, वो सारा कहानी हिस्ट्री ज्योग्राफी इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं। बट ओवरऑल ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चार्ज एट रेस्ट, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जहाँ चार्ज वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में है यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। और एक्सेलरेटेड चार्ज है यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा, मैग्नेटिक भी होगा, बट ये दोनों फील्ड मूव करना चालू करेंगे और उसी का नाम है रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, इसकी कहानी पढ़ने वाले। तो जल्दी से इसको प्रिंट कर लो सर। तो अब देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज यदि मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताया किसने, ऑरेस्टेड ने। कितना होगा वो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये कहानी हेनरी सर ने बताया था, थोड़ा सा हेनरी सर का योगदान था। और उसके बाद एक बायोट सेवर्ट्स बोल के है, बायो बोलते हैं उसको, लिखते हैं बायोट बट पढ़ते हैं बायो, टी साइलेंट होता है। तो बायो सेवर्ट और हेनरी सर ने मिलके इसकी कहानी बताया कि यदि एक पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कहानी बताया ऑरेस्टेड ने। कितना होगा ये किसने बताया, बायोट सर ने बताया। ओके, तो हम देखेंगे कि यदि एक चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज आवर मेन मुद्दा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू, किसकी वजह से सर, मूविंग चार्ज, या ड्यू टू पॉइंट चार्ज बोलो, एक पॉइंट चार्ज है सर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन मोशन, यानी मोशन में होना जरूरी है, रेस्ट में है तो नहीं होगा। और वो हम फार्मूले से भी देख सकते हैं कितना होगा, ये वैल्यू बेसिकली हम देख रहे हैं। फार्मूला क्या है सर, कि एक चार्ज यदि मोशन में है, किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू देखते हैं। तो मान लेते हैं ये एक चार्ज है, ये एक प्यारा सा चार्ज है सर, क्यू चार्ज है। ओके, ओ बालक कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू। ओके, और ये मूव कर रहा है इधर सर, इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और हमको पूछा है कि इस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है। तो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, यहाँ से इस पॉइंट तक का पहले डिस्टेंस मेजर कर लो। और डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में मेजर करते हैं, इसीलिए उसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस वेक्टर। ओके, एरो इधर रहेगा। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है पॉइंटिंग द पॉइंट। पॉइंटिंग द पॉइंट मतलब जहाँ पे, जिस पॉइंट पे निकालना है उधर एरो रहेगा।
क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रेडियस वेक्टर, इसको r से लिख रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका फार्मूला निकालना है, ठीक है। एक चार्ज है, मूव कर रहा है इधर v वेलोसिटी से, q चार्ज है, r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वैल्यू निकालना है। और अब भी r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल जो है, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर है? एंगल पे हमको, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंगल पे भी डिपेंडेंट है। v और r के बीच में एंगल कितना है सर? थीटा है। तो ये जो वैल्यू होता है, बायोट सर ने बताया कि ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये कितना आता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं b। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को किससे लिखते हैं? स्ट्रेंथ को b से मेजर करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी b की जो वैल्यू होगा एट दिस पॉइंट ड्यू टू मोशन ऑफ दिस चार्ज विथ वेलोसिटी v, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई q v क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यू। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है बालक, थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं, ओके, जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा पहचानते हैं। तो ये जो फार्मूला दिख रहा है ये हमने अभी वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, ओके। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज यदि लिखें तो क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड का केवल फार्मूला लिखें तो कितना होगा? तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यानी केवल वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा सर? म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, थोड़ा ध्यान से समझो, ये हो जाएगा Q। अच्छा, A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो A क्रॉस B को क्या लिखते हो आप? ए बी साइन थीटा लिखते हो सर, तो इसको क्या लिखोगे? V इंटू आर इंटू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन V एंड R, तो V और R के बीच में एंगल है थीटा। बाई क्या है सर? R क्यू है क्या? ये हो गया वैल्यू के टर्म। अच्छा, ऊपर R है और नीचे R क्यूब है, तो एक R कैंसिल हो गया सर, तो एक R को कैंसिल कर दो सर, एक R गया सर, तो इधर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ या वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल, आपको जस्ट वैल्यू दिया रहेगा। अब इस फार्मूले में क्या क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इस फार्मूले में क्या क्या है थोड़ा ध्यान से समझो सर। तो यहाँ पर म्यू नॉट जो दिख रहा है बालक, क्या दिख रहा है आपको? म्यू नॉट, इसको थोड़ा ध्यान से पहचानो। ये जो म्यू नॉट है ये कांस्टेंट है और इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट क्या सर? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। जैसे तुमको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था? एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम क्या था? परमिटिविटी, इसका नाम क्या है? परमिएबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक एप्सिलॉन नॉट टर्म डिफाइन किया था। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है क्या? म्यू नॉट। प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मान लो तुमको बोला वाटर है और मिल्क है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा सर? तो ऑब्वियसली बोलोगे मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा होगा सर, ओके। तो आप बोल सकते हो कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी को मेजर करने के लिए मैथमेटिकल टर्म तुमने डिफाइन किया रो से डेंसिटी लिखते हो। तो रो क्या है? एक मैथमेटिकल टर्म है जो बताता है कि मीडियम की डेंसिटी, यानी मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है वो बताता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म है एप्सिलॉन नॉट, नाम क्या है? परमिटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के लिए क्या? म्यू नॉट, नाम क्या है? परमिएबिलिटी। बट ये एब्सोल्यूट मतलब स्पेस का है, स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम के लिए हम मानते हैं, बट किसी अदर मीडियम के लिए केवल लिखते हैं क्या? म्यू, नॉट नहीं लिखते। नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। मजा आ गया सर। इसकी वैल्यू कितना होता है सर? तो म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है बालक, फ्लोर किसके लिए? स्पेस के लिए। कितना होता है ये? फ्री स्पेस के लिए म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। दिस इज द वैल्यू, ओके। अच्छा, यूनिट क्या होगा सर? यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या निकालोगे? बी का यूनिट होता है टेस्ला सर, म्यू नॉट का यूनिट अपन को निकालना है सर, 4 पाई तो कांस्टेंट है, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, वेलोसिटी का हो गया सर मीटर पर सेकेंड। अच्छा, साइन थीटा तो एक न्यूमेरिक की वैल्यू आएगा, आर स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से सॉल्व करके म्यू नॉट की यदि यूनिट निकालो तुम तो 1 मीटर तो कैंसिल हो गया सर, तो बता दो जल्दी म्यू नॉट की यूनिट क्या हो जाएगा? टेस्ला इंटू ये सेकेंड ऊपर आ जाएगा, टेस्ला इंटू सेकेंड बाई कूलम। अच्छा, मीटर भी ऊपर आ जाएगा, तो टेस्ला इंटू सेकेंड इंटू मीटर बाई कूलम। बट इतना बड़ा यूनिट नहीं लिख करके इसको थोड़ा छोटे फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये यूनिट ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट ना लिख करके एक छोटा सा यूनिट लिखते हैं म्यू नॉट के लिए और वो लिखते हैं हेनरी पर मीटर, ओके। सो हेनरी पर मीटर, हेनरी जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, कैपेसिटर,
फैराड जैसे था। उसी तरह हेनरी इंडक्टेंस का, जैसे रेसिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, उसी तरह इंडक्टेंस होता है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो इंडक्टर का खोज करने वाला हेनरी जो था, उसका नाम यहाँ पे आ गया था हेनरी पर मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ क्या, म्यू नॉट, यानी परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी का वैल्यू इतना होता है। अच्छा, यदि आपको बोला जाए कि म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁻⁷ बाई 4 पाई कर दो, तो इसको 4 पाई से तुम डिवाइड करोगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁷। तो ये जो कांस्टेंट दिख रहा है तुमको बालक, ये कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है, ये होता है 10⁻⁷। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में Q/r² लिखते थे तुम, तो K क्या था वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे ना, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ऐसे लिखते थे। तो इसका वैल्यू कितना होता था, 9 × 10⁹ उसी तरह यहाँ पर इस टोटल टर्म का वैल्यू यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷, जिसमें म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है, 4 पाई 10⁻⁷। मजा आ गया सर, मजा आ गया, क्लियर है। तो ये पूरा कहानी था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यदि एक पॉइंट चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसका वैल्यू कितना होता है वो आपको फार्मूला यहाँ पे पता चल गया। q तो पता है, चार्ज है, v वेलोसिटी रख देंगे, साइन कितने एंगल पे मूव कर रहा है वो लिख देंगे यहाँ पे, r² तो डिस्टेंस है सर, समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसका थोड़ा हम स्पेशल केसेस देखेंगे, इतना जल्दी से प्रिंट करो सर। अब एक एक करके इस फार्मूले का थोड़ा स्पेशल केसेस देखते हैं। इसको हटा दें, चलो सर हटा दे रहे हैं, ओके। अब थोड़ा ध्यान से समझना बालक, कुछ स्पेशल करते हैं, स्पेशल केसेस देखेंगे, ओके। तो ये हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये प्यारा सा चार्ज कितना है, q, ओके। स्पेशल केसेस देख रहे हैं सर, स्पेशल केसेस, इस फार्मूले का थोड़ा स्पेशल केसेस याद रखेंगे, ओके। पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है, ध्यान से समझना, कि यदि तुमको बोला जाए कि वेलोसिटी 0 हो गया, यानी चार्ज जो है वो रेस्ट में, इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज 0, v = 0 हो गया, तो v जब 0 पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर, वो तो दिख ही रहा है। देन b बिकम्स 0। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है दैट इज चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट। और ये हमको पहले से पता था कि चार्ज यदि रेस्ट में है तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होने वाला नहीं है। चार्ज की वेलोसिटी यदि 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज में मोशन हो। तो ये वही बताना चाह रहा है कि जब चार्ज में मोशन होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज होना चाहिए सर, रेस्ट में नहीं होना चाहिए। सो इफ द चार्ज इज मूविंग देन ओनली वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड होने वाला नहीं है। तो इफ v इज 0 देन मैग्नेटिक फील्ड इज 0, चार्ज इज एट रेस्ट, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये कहानी पहले से पता था। दूसरा जो कहानी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो स्पीड 0 है, आप उल्टा बोल सकते हैं, स्पीड 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0। ये कहानी आपको समझ में आ रहा है, या चार्ज वेलोसिटी यदि 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, बट उल्टा नहीं बोल सकते तुम। उल्टा कहने का मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो स्पीड चार्ज का 0 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसके लिए दूसरा केस, इफ मान लो कि v वेक्टर इज पैरेलल टू r वेक्टर, ठीक है, तब देखो तो क्या हो जाएगा सर, v और r, तो v क्रॉस r कितना हो जाएगा, यानी v वेक्टर और r वेक्टर दोनों पैरेलल है। कहने का मतलब है कि तुमको बोला कि v जो है वो इस लाइन के ऊपर है, थोड़ा ध्यान से समझो सर, ये इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी है, इधर है, इस लाइन के क्रॉस क्या है हमारा, वेलोसिटी। तुमको यदि बोला कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताओ, तो इस पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो r वेक्टर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो r वेक्टर इधर और v वेक्टर भी उधर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो जाएंगे, क्योंकि v और r यदि पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, साइन थीटा आता है, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो v वेक्टर इज पैरेलल टू r वेक्टर, इसका मतलब ये हो क्या, v क्रॉस r क्या हो जाएगा, 0। तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, इफ v क्रॉस r, ये टर्म यदि हो गया क्या 0, देन ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम 0। और ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है क्या, कि v वेक्टर इज पैरेलल टू r वेक्टर, यानी यदि तुम उसी लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, जिस लाइन के ऊपर या जिस लाइन के तरफ चार्ज मूव कर रहा है,
तो उस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी मोशन है लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। यहाँ पे क्या था, यदि मोशन नहीं है यानी यदि चार्ज का स्पीड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बट यदि उल्टा बोलेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोशन तो है लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो उल्टा नहीं बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो स्पीड जीरो, नहीं, यहाँ पे स्पीड जीरो है क्या, नहीं। तो V क्रॉस R कहने का मतलब V और R यदि पैरेलल हो जाए तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है सर, जीरो होने वाला। मजा आ गया सर, कहानी क्लियर है सर। अब आते हैं केस नंबर 3। ये दो केसेस समझ में आया कि नहीं। केस नंबर 3 में आप देखेंगे डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो निकल गया, वैल्यू यहाँ से दिख रहा है हमको, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड यदि इस पॉइंट पे पूछा जाए, ये मान लेते हैं एक P पॉइंट, दिस इज द P पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो तो समझ में आ गया, कितना है मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिख दोगे तुम, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन वाला कहानी लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R। थोड़ा ध्यान से समझो सर, V क्रॉस R का जो डायरेक्शन है, V क्रॉस R का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है B का, ठीक है। बट ये कब, इफ चार्ज इज, चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। चार्ज यदि पॉजिटिव है तो V क्रॉस R का जो डायरेक्शन है, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव यदि है तो V क्रॉस R का जो डायरेक्शन है वही है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस P पॉइंट ड्यू टू मोशन ऑफ द सिचुएशन गिवन। तो अभी यदि ये इधर मूव कर रहा है चार्ज और R वेक्टर तुमने इधर लिया तो डायरेक्शन ऑफ B पूछा है तुमसे, तो B का डायरेक्शन क्या होगा, इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R। तो V क्रॉस R के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा दो सर, तो V क्रॉस R यानी फिंगर को कहाँ से कहाँ रोटेट करना है, V से लेकर R तक, तो V हमारा ये हो गया और R ये हो गया, तो V क्रॉस R किधर जा रहा है, अंदर। बट इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे है तो अंदर के तरफ है, और इस पॉइंट पे है तो अंदर के तरफ लिखते हैं क्रॉस से, किससे लिखते हैं, क्रॉस। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर के तरफ। B वेक्टर इज इनसाइड द प्लेन, कैसे निकला इनसाइड, V क्रॉस R का डायरेक्शन, तो V इधर है सर, ये हमारा फिंगर ये वाला सर, ओके, V क्रॉस R, तो थंब किधर है, अंदर के तरफ, बट इस पॉइंट पे नहीं, जिस पॉइंट पे निकाले हैं तो इस पॉइंट पे अंदर है। तो B वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर इज सेम एज V क्रॉस B, बट कंडीशन क्या है, जब चार्ज क्या हो, पॉजिटिव। मजा आ गया सर, मजा आ गया। अच्छा, यदि मान लो चार्ज नेगेटिव है तो एग्जैक्टली अपोजिट होगा, यानी यदि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो चार्ज Q दिख रहा है ना, यदि माइनस चार्ज है, माइनस Q है, तो तुमने निकाला फिंगर का डायरेक्शन किधर, थंब का डायरेक्शन अंदर, बट होगा एग्जैक्टली किधर, राइट किधर होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो जो आएगा डायरेक्शन उसको एग्जैक्टली अपोजिट कर देना है यदि चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो क्या, डायरेक्शन, सर ऐसे लिखो, डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R, कब, इफ चार्ज इज कैसा सर, चार्ज इज नेगेटिव। तो यदि चार्ज नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, जो V क्रॉस R का डायरेक्शन आएगा उसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा किसका डायरेक्शन, B का डायरेक्शन। तो यदि ये चार्ज मान लो नेगेटिव है, माइनस Q चार्ज है, इधर मूव कर रहा है, तो हमारा V क्रॉस भी अंदर आ रहा है, बट यहाँ पे ये डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर, और बाहर को किससे लिखते हैं बालक, बाहर को लिखते हैं डॉट से, ठीक है। अंदर मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड, इसको याद रखें सर, ये से याद रहेगा ना। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस मतलब होता है इनवर्ड, इनवर्ड है क्या, और डॉट का मतलब क्या होता है सर, डॉट मतलब आउटवर्ड। इन और आउट ऐसे याद रखो आप, इन मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, और डॉट ये दिया, डॉट देके ऐसे सर्कल दे दे, ठीक है, तो आउट होता है। इसको कैसे याद रखेंगे सर, तो इसको ऐसे याद रखो कि मान लो तुम एरो चला रहे हो, एरो सर, एरो, ये एरो ऐसा होता है, पता है क्या, एरो देखे हो, एरो, एरो नहीं देखे, ऐसा होता है सर, इस तरह का होता है, ओके, ये एरो है। यदि मान लो ये वाला एरो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उधर हो ना, तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुम्हारे पास आ रहा है मतलब बोर्ड के बाहर आ रहा है सर, तो तुमको क्या दिखने वाला है, इस एरो का कौन सा एंड दिखेगा, ये वाला या ये वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला, ये न्यूक्लियर पॉइंट दिखेगा, तो तुमको दिखेगा क्या, न्यूक्लियर पॉइंट, न्यूक्लियर मतलब डॉट, तो यदि बाहर आ रहा है तो डॉट, डॉट मतलब ये वाला पॉइंट दिखेगा, और यही एरो यदि बोर्ड के अंदर जा रहा है तो इसका ये पीछे वाला पोर्शन दिखेगा,
और पीछे में क्या है, क्रॉस, तो क्रॉस दिखेगा। ठीक है, तो अंदर मतलब क्रॉस, बाहर मतलब डॉट, अंदर मतलब क्रॉस, बाहर मतलब डॉट, अंदर। समझ में आ गया सर, मजा आ गया। ओके, तो ये पूरा कहानी था। 3 केसेस बताया सर। एक और केसेस देख ले रहे हैं, केस नंबर 4। ओके, ये 3 केसेस पहले प्रिंट कर लो जल्दी से, हमारा पेज खत्म हो गया है। एक और केसेस जस्ट किधर लिख दूँ, इधर लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं, केस नंबर 4। ओके ओके, केस नंबर 4 आपको क्या याद रखना है कि बी जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बी वेक्टर जो है, बी किधर है, अंदर है या फिर बाहर है। जैसे माइनस चार्ज है तो अभी क्या है, अंदर, सॉरी बाहर है, अब प्लस चार्ज हो गया तो किधर हो जाएगा सर, अंदर हो जाएगा, तो इसको प्लस मान लो, तो यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर। ओके, तो बी वेक्टर अंदर है और वी वेक्टर किधर है, प्लेन के ऊपर है। थोड़ा ध्यान से देखो, बी वेक्टर अंदर और वी वेक्टर किधर है, इस प्लेन के ऊपर है। तो v इधर है और b इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90, यानी v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 है। उसी तरह से b वेक्टर अंदर है और r वेक्टर किधर है, r वेक्टर तो इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर है, तो r वेक्टर इधर है और b वेक्टर अंदर है, तो b और r के बीच में भी एंगल कितना है, 90। तो याद रखना है सर, b इज परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज b इज परपेंडिकुलर टू r, ये चीज़ याद रखें। और ये क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी पूरा 4 केसेस हमने बताया, और ये पूरा कहानी था किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा हम रिलेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था और अभी जो मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपको बताया सर k/r² इतना होता है, k की वैल्यू 9 × 10⁹ रट के रखे हो सर आप। ओके, तो इतना आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बेसिकली क्या रिलेशन है, तो ये हम रिलेशन क्यों बताना चाह रहे हैं, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और वही तो हम पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो माइंड में आपका ये बैठा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट नहीं, उसको थोड़ा सा हटाओ। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से भी होता है, और वही पूरा कहानी बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, तो हम निकालना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्मदाता कौन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्मदाता है चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड का भी जन्मदाता कौन है, मूविंग चार्ज, यानी दोनों चार्ज से ही आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कहाँ से आ रहा है, चार्ज से। तो दोनों का बाप कौन है एक ही है, बट बाप मोशन में रहना चाहिए तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, तो दोनों में हम रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। तो आप ऐसे बोलोगे सर दोनों का बाप तो एक ही है ना, दोनों में रिलेशन क्या होगा, ब्रदर वाला वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा देखते हैं क्या रिलेशन है सर। हाँ, ब्रदर ही है बट दोनों ही ब्रदर अलग नेचर का है। ठीक है, एक को इंजीनियरिंग पसंद है, दूसरे को मेडिकल तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। ठीक है, और अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे क्या, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, ये हम जस्ट बैकग्राउंड कहानी बता रहे हैं। ये सब यदि आपको समझ में आ गया ना कहानी, तो इस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आएगा सर, इंटरेस्ट आएगा, बैंक वाला इंटरेस्ट नहीं सर। ओके, समझ आ गया ना। ओके, तो हम अभी रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द संबंध क्या है रिलेशन बिटवीन क्या, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, ये थोड़ा हम फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का जन्मदाता चार्ज है। ओके, जन्म देने वाला दोनों का सेम है। तो थोड़ा कहानी को समझिए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड से चालू करेंगे। ये है प्यारा सा चार्ज। ओके, अभी के लिए प्लस चार्ज ले रहे हैं। दिस इज चार्ज कितना है सर, Q। ओके, और आपको बोला चार्ज इधर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और आपको बोला इस पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करोगे, रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दोगे इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, और ये वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है r। समझ में आ गया सर, मजा आ गया। दोनों के बीच में एंगल कितना है बालक, ये एंगल है v वेक्टर, और r वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है,
तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो। मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा सर। कैसे पता सर? मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस R से होता है। V क्रॉस R गिव्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जब चार्ज पॉजिटिव है। तो अभी के लिए मान लेते हैं चार्ज पॉजिटिव है, तो V क्रॉस R थंब अंदर जाएगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर होगा। सो दिस क्रॉस एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। मजा आ गया सर? समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ये चार्ज है, इसके वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हो तुम? KQ/r स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होता है? प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, और माइनस है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो अवे फ्रॉम चार्ज रेडियल डायरेक्शन में, तो जिधर रेडियस वेक्टर है उधर ही होगा। पर चार्ज सिंस दिस चार्ज इज पॉजिटिव, लो पॉजिटिव लिख दे रहे हैं, प्लस Q चार्ज, तो प्लस चार्ज है इसलिए यहाँ से दूर होगा, तो दूर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? रेडियली अवे। So this is the direction of what sir? Electric field, electric field vector. Okay? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यहाँ पे अंदर है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है, प्लस चार्ज से अवे होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकल गया तुम्हारा ये। मजा आ गया सर? क्लियर है इतना? अच्छा, दोनों में रिलेशन ये तो हमको समझ में आ गया, डायग्राम वाइज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों में रिलेशन क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अभी अभी आपको हमने बताया था वेक्टर फॉर्म में, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन मोशन। तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने बताया था इसका फार्मूला आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई बालक, और क्या q, और क्या सर? ये होता है v क्रॉस r बाई आर क्यू, होता है क्या? ये होता है। अब इसमें किसी भी तरह हमको E लाना है, E ला देंगे तो B और E में रिलेशन आ जाएगा। ओके, कैसे लाते हैं थोड़ा ध्यान से देखते रहो इसको। ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर? एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर भी और नीचे भी कर लोगे क्या? मैं करूँ? कर लोगे? करो कर लो। अच्छा करते हैं, चलो। तो ऊपर यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर है एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी एप्सिलॉन, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से लिखते हैं, देखो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख रहे हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखो, बाकी सबको अंदर भेज रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझो। ये जाएगा v क्रॉस q, अंदर चला गया, तो ये जाएगा q r वेक्टर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या है? आर क्यू। अब थोड़ा ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या कुछ कुछ? ये दिखा क्या आपको? क्या है ये? देखो, यदि इसको वेक्टर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? ऊपर r आएगा, नीचे आर क्यू आ जाएगा। तो यह जाएगा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक R तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है सर। तो B इक्वल टू आ गया सर, मज़ेदार फार्मूला, और इसी का इंतज़ार था। कितना हो गया ये हो गया V क्रॉस, अब बताओ सर जल्दी से बालक, ओ बालक जल्दी बताओ, ये क्या बन गया? E बन गया। सो दिस इज द वंडरफुल रिलेशन बिटवीन क्या? B एंड E। B और E के बीच में ये रिलेशन आ गया। क्या आ गया? B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट V क्रॉस E। समझ में आया? ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये फार्मूले ये बोलना चाह रहे हैं कि V क्रॉस E का जो डायरेक्शन होगा वो B होगा, और तुमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इसके साथ भी परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये बोलना चाह रहा है कि B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर, यानी जब भी चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, बट हमेशा B और E दोनों 90 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे दोनों का सोच नहीं मिलता, एक उधर जाता है तो एक उधर जाता है, 90 डिग्री पे। ओके, B और E हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो कि इस फार्मूले से अपन को दिख रहा है, और डायग्राम से भी तुम देख सकते हो। B वेक्टर किधर है? अंदर, और E वेक्टर किधर है? प्लेन के ऊपर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। मजेदार फार्मूला सर, ये आ गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन B एंड E। अब थोड़ा सा फार्मूले को और सिंप्लीफाई करते हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल का एक चैप्टर है। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला बेसिकली, ठीक है। और कैसे निकाला? उसने बेसिकली ये निकाला, इसका वैल्यू निकाला, किसका? 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आएगा वैल्यू बताओ? तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू कितना होता है? ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, मज़ा आ गया सर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको? कितना होता है? 8.854 10⁻⁻12। और ये वैल्यू जब कैलकुलेट किया, ये पूरा 1/√, ये पूरा वैल्यू जब कैलकुलेट किया तो ये आया अराउंड, अप्रॉक्स वैल्यू आया ये, ठीक है, 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड। और तुमको पता है ये है क्या, 3 × 10⁸ को लिखते हैं सी क्या है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका मतलब सी जो है वो 1/√अंडर रूट क्या μ0 × ε0 के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि तुमको बोला जाए कि इसको इधर लेके आ जाओ, पहले स्क्वायर कर दो और इसको इधर लेके आओ, नीचे इसको लेके जाओ, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा μ0 × ε0, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/c²। तो इस फॉर्मूले को आप और कैसे लिख सकते हो, B = 1/c² v×e, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हटा के तुम 1/c² लिखोगे। तो तुमको कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि μ0 × ε0 इसका प्रोडक्ट का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हो, मीटर पर सेकंड का उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगा। तो ये पूरा कहानी था किसका, रिलेशन बिटवीन बी और ई। फाइनल फार्मूला लिख लोगे ना, फाइनल रिलेशन क्या हो जाएगा सर, यहाँ से इससे रिलेशन निकल जाएगा बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/c²। कहाँ से लिखें, μ0 × ε0 कितना है 1/c², इसको हटा के 1/c²। अब ब्रैकेट में जो है तो वो तो वही रहेगा सर, क्या v×e। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, B एंड E, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और C क्या है, C जो है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, V इज द स्पीड ऑफ चार्ज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज ये है। अब कॉमन सेंस से बताओ, किसी भी चार्ज का स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है सर, ओके। किसी भी चार्ज का ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं होगा सर, और यदि ज़्यादा नहीं होगा तो नीचे C है, C बहुत ही ज़्यादा होगा किससे, V से, और C का स्क्वायर कर दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब V/c², c² बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो वैल्यू यहाँ से दिख रहा है कि नीचे बहुत ही ज़्यादा है और ऊपर क्या है, बहुत ही कम, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये आप ऐसे याद रखो, ये फार्मूला क्या बताना चाह रहा है, और कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मच लेस देन किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होता है बट इसकी वैल्यू बहुत ही कम होता है सर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही कम। और तुम यहाँ से भी देख सकते हो μ0/4π की जो वैल्यू आता है 10⁻⁻7 आता है। तो -7 यदि आ रहा है, इसका मतलब क्या, वीक फील्ड होगा। ग्रेविटेशन में भी 6.6 10⁻11 आता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है, एक वीक फील्ड है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि वहाँ पे आता है Q/r², K की वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है, बट यहाँ पे क्या है -7 है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये बहुत ही ज़्यादा होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, यही बताना चाह रहे हैं। कहानी क्लियर है। तो ये पूरा हमने इंट्रोडक्शन बताया है इस वंडरफुल चैप्टर का, जिसका नाम था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अगले वीडियो से हम चालू करेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ, यानी करंट के वजह से, यानी चार्ज किसी वायर में मूव कर रहा है, जो कि ऑरेस्टर ने बताया, करंट के वजह से वो उस वायर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, दैट विल डील। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।